अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में बुध के रोज़ हज़ारों डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज़ों के इलाज का सिलसिला रुक गया था और तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर मबनी ये 6 रोज़ा हड़ताल को सरकारी फ़ंड से चलने वाली नेशनल हेल्थ सर्विस की तारीख की तवील तरीन हड़ताल करार दिया जा रहा है। मैनेजर्स का कहना है कि पूरे इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के नतीजे में लाखों मरीज़ों की तशख़ीस और ऑपरेशंस मुलतवी हो रहे हैं। ये डॉक्टर जिन्होंने अभी अपने करियर का आगाज़ किया है, अस्पतालों और क्लिनिक में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, जबकि सीनियर डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला इमरजेंसी सर्विसेज, ICU और मैटरनिटी सर्विसेज की देखभाल के लिए तैयार किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हड़तालें क्यों हो रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है या दीगर लोग हैं जो हड़तालों पर हैं, उनकी यूनियंस का बुनियादी मुतालबा यही है कि पिछले 10 सालों से जिस तनासुब के साथ महंगाई बढ़ी है, उस तनासुब से उनकी उजरतों में इजाफ़ा नहीं किया गया है। और ये भी उनका कहना है कि 2022 के आखिर और 2023 के अवाइल में खुराक और तवानाई की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसके नतीजे में अफरात ज़र में भी इजाफ़ा हुआ है और ये डबल डिजिट तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में जो तनख्वाह हमें दी जाती है NHS की तरफ से, उसमें गुजारा करना मुश्किल है। यूनियंस ये भी कहती हैं कि नए डॉक्टर फ़ी घंटा 15.53 पाउंड्स यानी 19.37 डॉलर कमाते हैं, जबकि बरतानिया में कम से कम मुकर्रर उजरत तकरीबन 10 पाउंड फ़ी घंटा है। अगरचे पहले साल के बाद तनख्वाहों में तेज़ी से इजाफा होता है और सेंट्रल लंदन के जो अस्पताल हैं उसके बाहर भी लोग जो हैं वो खड़े हैं इलाज के लिए, लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। NHS का मामला हम अपने प्रोग्राम में बारहा इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हैं, स्टाफ की हड़ताल हो या जूनियर डॉक्टर्स की हो या कंसल्टेंट के रिजर्वेशंस हों, इस पर मुतअद्दिद जो अदवार हैं मुज़ाकरात के वो भी रहे, लेकिन कोई कारगर साबित ना हुए और ये आए रोज़ हड़तालें होती हैं। ना सिर्फ NHS का अमला हड़तालें करता है, बल्कि पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा कि जो मेट्रो सर्विस के लोग हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं, एयरपोर्ट के अमले ने भी हड़तालें की हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज जो लोग फराहम करते हैं उन्होंने भी हड़तालें की हैं और बड़े पैमाने पर ये हड़तालों का सिलसिला जारी है। लेकिन हुकूमत कन्विंस नहीं कर पाई अवाम को, हुकूमत मुतमईन नहीं कर पाई। हुकूमत मुतमईन करना नहीं चाहती या हालात ऐसे हैं कि हुकूमत मुतमईन करना चाहे भी तो वो उतनी डिमांड्स नहीं पूरी कर सकती जितनी ये सारे मुलाजमीन कर रहे हैं। इसी सारे मामले पे बात करेंगे। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हैं, NHS कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब हैं, फिजिशियन कंसल्टेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर नबील अहमद साहब कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताबिंदा साहिबा, अब ये घास फिर से उग खड़ी है और हड़ताल हो रही है, लोगों का इलाज मुआलजा रुक गया है, लेकिन दूसरी जानिब से कोई हल नहीं निकल रहा। आप समझती हैं कि ये तवील तरीन हड़ताल जो NHS की तारीख के सबसे लंबी हड़ताल है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? जी, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी इनको। काफ़ी देर से ये हड़तालें चल रही हैं और मुझे ये लगता है कि नतीजा तो निकलेगा और वो बुरा नतीजा निकल रहा है। फिलहाल तो देखें आप मरीजों के लिए, वो मरीज सफ़र कर रहे हैं, दिन रात जो है वो लिस्ट लंबी हो रही है। ये तो पहला नतीजा जो फौरी नतीजा। उसके बाद जो कि आप बात कर रहे हैं कि आया ये रिजल्ट करेगा इन इंक्रीज इन सैलरीज, मुझे लगता है कि कुछ होगा इसमें, क्योंकि एक तो ये कि हड़ताल बहुत लंबी हो गई है, दूसरा ये कि पाइलअप हो गया पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो ये महसूस होता है कि जैसे कुछ ना कुछ नतीजा इसका निकलेगा ही। ये इस तरह सस्टेनेबल नहीं है। वेदर इसका सख्ती होगी कुछ इसके मामले में कि जो हड़ताल पर डॉक्टर्स जाते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बिकॉज इस तरह सस्टेनेबल नहीं है। सही है। डॉक्टर नबील साहब, आप क्या समझते हैं, जो मुतालबात हैं वो किस हद तक जायज़ हैं डॉक्टर्स के? अरे देखिए, मुतालबात तो इनके बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि 2008 से लेकर अब तक जो है वो पे राइज तो दूर की बात है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आई थी। तो जो मेन मुतालबा जूनियर डॉक्टर्स का यही है, रेस्टोरेशन ऑफ पे। ये नहीं वो कह रहे कि अभी राइज करें। तो उनका जो मेन एजेंडा है वो उनमें दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स कि हमें सिर्फ 15 पाउंड्स पर आवर मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। और दूसरी बात ये कि ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात से मैं एग्री करूंगा कि इवेंचुअली ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन दूसरा जो एजेंडा का पॉइंट वो ये है जूनियर डॉक्टर्स का कि एक नेगोशिएशन के जरिए इस मामले को एक खुश असलूबी से हल किया जाए और बैठ के ऐसा एक
एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें एक 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 अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो पे राइज है वो जो है वो अमल में लाई जाए। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितने अरसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं यूके में, इसी तरह पहले जब स्टूडेंट्स फी का मामला आया था, अबाउट 9-10 साल 8 साल पुरानी बात है, तो तब भी गवर्नमेंट ने जब डिसाइड कर लिया तो कर लिया। इतनी स्ट्राइक्स भी हुई, सब कुछ हुआ, बल्कि एक स्टूडेंट तो ऊपर से गिर के एक बिल्डिंग से वो जान बहक भी हो गया। लेकिन फिर भी ये वंस दे डिसाइड समथिंग, मुझे लगता है ये है कि बड़े स्टबन किस्म की इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन सी गवर्नमेंट है। तो आई फुली एग्री कि इवेंचुअली तो जूनियर डॉक्टर को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। जी सही है। डॉक्टर इदरीस साहब, स्कॉटलैंड में ये प्रॉब्लम हल हुआ बट इंग्लैंड में नहीं हो रहा, आप क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है, आइडेंटिफाई क्या करते हैं? जी, स्कॉटलैंड में चूँकि नेगोशिएशन जारी रही और गवर्नमेंट ने भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी और गवर्नमेंट ने फिर पे राइज जो था वो स्टेप वाइज किया। ज़ाहिर है एक दिन में तो आप 35% या एक साल में तो नहीं राइज कर सकते। गवर्नमेंट ने फिर ये ऑफ़र किया है कि कुछ परसेंटेज अभी और बैक डेट करके कंपनसेट किया डॉक्टर्स को, और उसके बाद एवरी ईयर जो था एज पर इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा राइज जो था नेक्स्ट ईयर का प्रॉमिस करके गवर्नमेंट ने इस जो मसले का हल निकाल लिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उनको पता है कि हमें गवर्नमेंट में नेक्स्ट भी आना है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल है। अब जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है टोरी को, उनको पता है कि हम ऑलमोस्ट इलेक्शन लूज कर चुके हैं, तो हम क्यों ये जाते जाते एक ऐसा काम करें जो शायद मुश्किल पेश आए, इसको मेंटेन रखना लेटर ऑन। तो लिहाजा वो समझते हैं कि जाहिर है हम लूज तो कर रहे हैं, तो क्यों हम कुछ ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रीडायरेक्ट करके कहीं और करें बजाय कि NHS पे करें। क्योंकि NHS मोस्टली टोरी पार्टी जो मर्जी कहे, उनका मोस्टली एजेंडा यही होता है कि किसी ना किसी तरह से सर्विसेज को कम करें, और उसकी एक रीज़न तो ज़ाहिर है यही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेन जो इस वक्त ओवरऑल गवर्नमेंट पे है वो काफ़ी है। 2 वॉर में इन्वॉल्व हो गई है और उस पर एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो भी शेयर करने पड़ रहे हैं, और फिर उसको ज़ाहिर है इनकम रिसोर्सेज वो नहीं है जो पहले होते थे, और अब गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान इसी तरफ है कि इसको जितना डिले कर सकें वो इनके लिए बेहतर है कॉस्ट सेविंग के हिसाब से। लेकिन पेशेंट सफरिंग जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंसिडरेशन एट एनी लेवल दी जा रही है कि जी आपका जो वेटिंग टाइम है वो भी बढ़ रहा है, और पेशेंट जो कि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ वाले जिनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट थी, जिनकी सर्जरीज बुक थी, और जो बेचारे कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी सर्जरी जो दोबारा रीस्केड्यूल करनी पड़ेगी। ये सारे फैक्टर जो शायद गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये तकरीबन 15 साल के बाद एक पे राइज का रिक्वेस्ट आ रहा है या डिमांड आ रही है, और 15 साल में जो इन्फ्लेशन जब पे आज से 2008 में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 26% लेस है 2008 से। क्या जाए कि राइज हो और इन्फ्लेशन राइज जो है वो बहुत ज़्यादा, वो 35% है। अब ये तो सिर्फ पे मैच की बात हो रही है कि जी आप कम से कम इन्फ्लेशन के साथ मैच तो करें ना इसको। और पहले तो गवर्नमेंट से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए रेगुलर। आप 12-15 साल से आप भी गवर्नमेंट में हैं, तो आपने ये कंटिन्यूस स्लो राइज जो था उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब ये जो इस वक्त स्ट्राइक्स चल रही हैं, ये NHS की हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट लास्ट 75 इयर्स की स्ट्राइक आप कंसिडर करें। सही है। 3 जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, एक जूनियर डॉक्टर जो रिसेंटली सर्विस को ज्वाइन करता है,
उसके प्रॉब्लम्स किस नौइयत के होते हैं, और अगर उसको एक मुनासिब आमदन भी नहीं मिलती तो फिर उसकी जो ज़िंदगी है और काम है वो किस तरह मुतासिर होता है? जी फैसल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम करना होगा आपको। इसको जल्दी जवाब नहीं दे सकती, बट आई ट्राई टू मेक इन अ नटशेल। मैं आपको ये बताऊं कि एक जो जूनियर डॉक्टर होता है वो जाहिर सी बात है पहले पढ़ाई करके आया होता है, बहुत साल उसने पढ़ाई की होती है। बहुत से डॉक्टर्स के ऊपर कर्जे होते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले मेंशन किया कि वो फीस बढ़ी थी, पहले 3,000 थी, फिर 10,000 पाउंड हुई। तो बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं जूनियर, उनके ऊपर 80,000 का, 70,000 का ऐसे करके कर्जे होते हैं। और अगर वो ये ख्वाहिश लेकर आते हैं कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो ना सिर्फ ये कि हम हमारी तरबियत होगी एज अ डॉक्टर, हमारी ट्रेनिंग होगी, हम एग्जाम्स देंगे, हम एक करियर पाथ को डिटरमिन करेंगे, हम अपना कर्जा भी चुकाएंगे और एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करेंगे। ये सब चीज़ें दाव पे लग चुकी हैं इस वक्त कि ये सिलसिला जो हड़तालों का है, इसमें जाहिर सी बात है कि शो मस्ट गो ऑन। और हम सीनियर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपने सारे क्लिनिक्स कैंसिल करके वार्ड्स का काम शुरू कर देते हैं। उसमें ये है कि पेशेंट्स को तो केयर मिल रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को मुकम्मल जो है मौकूफ हो जाती है उस टाइम के अंदर। फिर आप जितना मर्जी भी खुशदिली से वापस आए और खुशदिली से उनको देखें, डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को, आपके दिल में एक खटका सा रहता है कि मैं किस तरह करूं। मैंने अपने सारे जो थे क्लिनिक्स कैंसिल किए और क्लिनिक्स कैंसिल करने के बाद मैंने ये सिलसिला किया, और वो करने के बाद भी जो है मुझे मेरा काम फिर बाकी है, मेरी सारी चीज़ें बाकी हैं। और फिर उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनके दिल में भी ये एक बदगुमानी है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, हमारे सीनियर्स हमारे लिए बात नहीं कर रहे और हमारा कोई हामी नहीं है इस सारे सिलसिले के अंदर। और फिर उनकी अपनी लाइफस्टाइल सफ़र कर रही है, जहां आप देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किराया, घर का किराया जो है वो 700-800। एक जूनियर डॉक्टर तकरीबन 2,000 पाउंड के करीब उनकी सैलरी है, उसमें उन्होंने किराया भी देना है, उसमें उन्होंने खाना भी है, उसमें उन्होंने कर्जा भी उतारना है। तो ये सब काम कैसे होंगे? सही है। मैं डॉक्टर नबील साहब आपके सामने यही बात रखूँगा। कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली दे आर ऑन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द करियर। कुछ ने आगे ट्रेनिंग के लिए जाना है, कुछ ने शादी करनी है, कुछ की हो चुकी है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। ये एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है और इस स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में अगर मुनासिब आमदन नहीं होती, कुछ मसाइल तो डॉक्टर ताबिंदा ने इसको हाईलाइट किए हैं, और जो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स पैदा करने में ये कितनी बड़ी रुकावट हो जाती है फिर? नहीं, ये बहुत बड़ी रुकावट है। और देखें, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स लाइक ऑल ऑफ अस, वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया, और बल्कि कंसल्टेंट्स ने भी स्ट्राइक की जस्ट टू सर्व रीइंफोर्स दिस कॉन्सेप्ट कि भाई हम उनके साथ हैं। और लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये उनकी बेचारों की बहुत ही स्ट्रगल उनको करनी पड़ रही है। और अनफॉर्चुनेटली अब ये रहा है कि उनकी ट्रेनिंग और वो जो है वो भी मुतासर हो रही है। और देखने में यही आ रहा है कि अब तो लोग जो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे वो प्लेकार्ड्स पे भी लिख के दिखाते हैं सबको कि ऑल आवर फ्रेंड्स आर इन ऑस्ट्रेलिया नाउ एंड वी आर हेडिंग टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो ये इस किस्म की चीजें देखने में आ रही हैं कि ये जिससे उनका मोरल बिल्कुल लो हो चुका है। और फिर ये कि इतनी सर्विस हमारी अपसेट हो चुकी है, ये हमारे कंसल्टेंट्स के लिए भी इतना इजी नहीं है वार्ड कवर देना, इमरजेंसी कवर देना। और फिर उनकी वो इतनी मुसीबत पड़ी हुई है मैनेजर्स को आजकल के, वेटिंग लिस्ट्स की तो बात चलो वो है ही है, लेकिन जो डे टू डे जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वार्ड्स में, उनकी केयर बहुत मुतासिर हो रही है। और फिर ये कि जो बाकी जो उनकी ट्रेनिंग की बात की गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेनिंग उनकी भी तो मुतासिर हो रही है ना, जूनियर डॉक्टर्स की। और मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत ही एक अनवांटेड सी सिचुएशन है, और गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली नेगोशिएट करना चाहिए। हमें कुछ मौकों पे ऐसा भी लगा कि जो बीएमए के नेगोशिएटिंग टीम है वो शायद अपना जो मौक़िफ़ है वो बहुत इफेक्टिवली आगे उनको कन्विंस नहीं कर सके। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी कोई बात होगी इसमें, क्या ऐसी तो मुश्किल बात ही नहीं है समझना कि एक स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो पे स्केल्स का पूरा एक वो बनाना चाहिए। और उन जूनियर डॉक्टर्स और बल्कि पेशेंट्स भी हमारे जो हैं वो भी बड़े नाखुश हैं इस सारी सूरत हाल से। सही है। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब,
पेशेंट्स का बैकलॉग है, कभी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आती है कि कुछ पेशेंट्स को हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये जो नियर बाय उनको सर्विसेज हैं वहाँ पे रेफ़र कर देंगे, जो अर्जेंट केसेस हैं उनको निपटा देंगे। दूसरी जानिब अब ये डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं, कभी स्टाफ चला जाता है, अल्टीमेट जो ऑपरेशंस हैं वो मुतासर होते हैं। पॉलिटिकली आपने क्लियर किया कि शायद टूरिस्ट समझते हैं कि अब अगली गवर्नमेंट उनकी नहीं है तो इसलिए वो कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है आपके सोशल स्ट्रक्चर का, इसको रिकवर करने में क्या कोई भी गवर्नमेंट आए वो 1-2 साल में रिकवर कर पाएगी? हम उम्मीद करते हैं जी कि पहले तो ये जो स्ट्राइक है एक्शन और गवर्नमेंट वो इसको सीरियसली कंसिडर करेंगे और जल्द अज जल्द कोई इसका सलूशन निकाल लेंगे। ये चाहे कि हम इंतज़ार करें इलेक्शन का और नई गवर्नमेंट का, और फिर नई गवर्नमेंट जो है वो नई पॉलिसीज़ दे और उस पर इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लगेगा, डेफिनेटली वो और डिले होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सर्विस का सक्सेसफुल होने में कि जॉब सेटिस्फेक्शन उसके एम्प्लॉय की कितनी है। डॉक्टर साहब ने इस पे बात की है कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत ही लो चला गया है। इन पर्टिकुलरली जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि बैकबोन होते हैं हमेशा ऑल NHS सर्विसेज के, क्योंकि वो बेसिक जो डे टू डे एक्टिविटी है वो बहुत सारा, तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 70% से ज़्यादा जो सर्विसेज का बर्डन जो है वो जूनियर डॉक्टर्स लेते हैं। और इस वक्त एटलीस्ट 50,000 प्लस जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो इससे क्लियरली इंडिकेशन मिलती है, एक तो जो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अ पेशेंट केयर है, दूसरा ये क्लियरली शो करता है कि कितना जॉब डिससेटिस्फैक्शन है जूनियर डॉक्टर्स में इस वक्त। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारी NHS सर्विसेज जो एक दुनिया में हम समझते हैं कि बड़ी हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी सर्विस है फॉर अ ह्यूमन केयर, इसका कंपैरिजन कहीं और शायद ही मिलेगा आपको, वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। अब गवर्नमेंट के पास एक तो यही है कि इन मामलात को जो है वो जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करे, और दूसरा वो ये करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज बाई करने की कोशिश करेंगे, और जब वो सर्विसेज बाई करने की कोशिश करेंगे ज़ाहिर है वहाँ भी पे करना है, तो आप एक एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पे आपको पे करके सर्विसेज बाई करनी है, आप एक रनिंग सर्विसेज में वही फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, करंट मैनेजमेंट है या करंट गवर्नमेंट है उससे ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप एक्स्ट्रा सर्विसेज तो बाय करने के लिए जनरेट कर लेते हैं फंड्स, व्हाई नॉट फॉर द डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर जो इस वक्त सर्विसेज सिमिलर और हाई क्वालिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको आप पे राइज करके क्यों नहीं खुश रख सकते। बिल्कुल ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर ताबिंदा साहिबा, एक डॉक्टर स्ट्रेस के माहौल में है, अभी उसके पास कोई क्रेडेंशियल्स में सर्टिफिकेशन भी उस तरह नहीं है, होनी है, वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है और दीगर भी मसाइल हैं। ऐसे में साइकोलॉजिकली कितना इंसान डैमेज होता है और फिर उसका असर क्या पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके करियर पे? जी फैसल, गुड क्वेश्चन। जो एज सुपरवाइजर्स, जैसे हम ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स, क्लिनिकल सुपरवाइजर भी और एजुकेशनल सुपरवाइजर्स भी, मैंने अभी आज तक जितने भी साल से मैं एज कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, नियरली 2 डेकेड्स, मैंने इतने जूनियर्स को ब्रेक डाउन करते नहीं देखा। मैंने वार्ड राउंड्स के दौरान उनको ब्रेक डाउन करते देखा है, मैंने उनको वार्ड से बाहर भेजा ताकि वो काम डाउन करके वापस आएँ। और ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, मसला ये है क्योंकि हम केयर नहीं दे पा रहे उनको प्रॉपर। जैसे कि ये बात हुई कि वो बैकबोन है हमारे केयर की, हम केयर नहीं दे पाते तो मरीजों के रिलेटिव्स जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं जब उनको मौका मिलता है, क्योंकि वो वार्ड्स में मौजूद होते हैं, तो वो उनसे सवालात मुख्तलिफ पूछते हैं और फिर उनसे सवाल जवाब होता है। क्योंकि सब स्टैंडर्ड केयर है, मुझे ये
कहने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि जैसे हमारा NHS इतना अच्छी डिलीवरी सर्विस की करता था वो नहीं कर पा रहा जितनी के पहले देखी हमने टाइम में। और उनके ऊपर इस तरह का स्ट्रेस है कि ये सारा एक सिस्टम चल रहा था पहले स्मूथली, अब उस सिस्टम के अंदर इतनी रुकावटें आ चुकी हैं कि एक हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी होती है उनके लिए किसी न किसी शक्ल के अंदर। वो काफी प्रेशर में है, उनकी लर्निंग भी सफर करती है और ये एक बहुत गंभीर मसला है क्योंकि ये फ्यूचर जो डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर है, ये जनरल मेडिकल काउंसिल जो है हमारी, वो इनके अंदर इनके बारे में काफी उसने पॉइंट्स बनाए हुए कि इनकी लर्निंग और इनके लिए रोल मॉडलिंग आपने करनी है। वो ठीक से हो नहीं पा रहा। इन्हीं डॉक्टर्स ने कल को सीनियर डॉक्टर्स बनना है, इन्होंने ही चीज़ें संभालनी है और अगर इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होगी तो ये एक बहुत बड़ा गैप और एक बहुत बड़ा जो ट्रेनिंग गैप आ रहा है या जो इनकी साइकोलॉजिकली ये अफेक्ट हो रहे हैं, ये फ्यूचर फोर्स जो फ्यूचर वर्क फोर्स का जो मुस्तकबिल है वो बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हो रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर इंसान एक मेंटली डिस्टर्ब है, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन एक प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो पीछे रह जाती है। जब आप काम पर आते हैं तो यूर अ ट्रू प्रोफेशनल, आपके जो भी चल रहा हो पीछे लाइफ में यू एक्ट एज अ प्रोफेशनल। लेकिन प्रोफेशनली ही जब इतना स्ट्रेस आपको पड़ रहा है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और मैंने ये देखा है कि मेरे अपने जो कंसल्टेंट का काम है उसने कंसल्टेशन करनी है, कैरी आउट जूनियर नहीं करना है। मैंने ये देखा है कि मेरे अपने वार्ड राउंड के ऑर्डर्स जो है मुझे ट्रिपल चेक करने पड़ रहे हैं। अब कई बार मुझे 3-3 बार दिन में चेक करना पड़ रहा है कि आया वो कर पाए हैं कि नहीं। सिंपल ऑर्डर्स जो मैं देकर गई हूँ कि आप ये मेडिसिन चेंज कर लें या ये IV फ्लूइड्स देने, इस तरह से मुझे घर जाके 2 या 3 बार और वार्ड में जाके 1-2 बार चेक करना पड़ा। तो ये हम सब के ऊपर बहुत दबाव है। हम लोग तो इसको ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों को काफ़ी सालों की ट्रेनिंग है और हमें ट्रेनिंग मिली हुई है इस बात की। ये जो बच्चे अभी ट्रेनिंग से अभी मेडिकल कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं और उनको ये ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं कि उनके अंदर साइकोलॉजिकल रोबस्टनेस नहीं है, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है और इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, किसी लेवल के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन एक इंसान पेशेंट मरीज का तो सवाल है ही है, वो तो हमारा ये काम है करना। लेकिन जो मरीज को केयर देने वाला है उसकी केयर भी तो करना बहुत जरूरी होती है ना, केयर देने वाले की भी तो जरूरत, तो वो नहीं हो पा रहा। तो आपने ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो नहीं पा रहा। तो डॉक्टर साहिबा, कंसल्टेंट्स का तनख्वाह में गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। चलें, ये तो अच्छी बात है। उनको ये भी तो ऑप्शन है ना फैसल के प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वो, अगर आपका दिल करे तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फालतू काम कर सकते हैं। जी उनके लिए तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब अगर आप दुनिया के कंसल्टेंट्स का अगर आप एक देखें ब्रेकडाउन देखें तनख्वाहों का, तो UK तो नहीं ऊपर की तनख्वाहों में आता, यानी कि US है, फिर कनाडा है, उसके बाद फिर जर्मनी है, उसके बाद फिर UK आता है, यानी कि चौथे 5वें नंबर पर आता है। बट इट्स नॉट द वर्स्ट पेइंग कंट्री। इसके नीचे काफ़ी सारे मुल्क हैं, फ्रांस से इसके बाद आता है, इटली इसके बाद आता है, बहुत से ममालिक जो हैं उनमें इससे कम तनख्वाह भी है। तो अगर आप एक डिसेंट लाइफ के लिए ठीक है, काफ़ी है कंसल्टेंट्स के लिए। उन्होंने भी हड़ताल की, उन्होंने भी यही बात की जो बाकी लोगों ने की कि कम है सैलरी। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कटौती बहुत ज़्यादा हुई थी, बिकॉज जो पे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ था जब उनको टाइम ऑफ दिया था उसमें बहुत कटौती हुई थी, तो उनकी हर चीज़ सफ़र करी है। तो जो नेगोशिएशन है, जो BMA की नेगोशिएशन है, उसको सिर्फ सैलरी के ऊपर फोकस नहीं करना, उसको इनके मुस्तकबिल के ऊपर और इनकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अभी मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल फोकस सिर्फ पैसे या अमाउंट जो उनको पे होती है उसके ऊपर है। तो यही बात अगर जो है ये सारी सिचुएशन को लिया जाए ग्लोबली, तो ये बहुत से मसाइल हैं, एक मसला नहीं है उनका। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नबील, जूनियर डॉक्टर्स के जो इस वक्त हालात हैं, इसमें ज़ाहिर आप दिल के डॉक्टर हैं, तो दिल पे क्या असरात पड़ते हैं? भाई बहुत बुरे हैं हालात हैं दिल के, तो दिल की बात ना करें आप, तो दिल का मामला है ना भाई। तो ये इन ऑल ऑनेस्टी देखें, एंजाइटी और स्ट्रेस तो जो है वो हमारी आजकल की मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन गई है। और खास तौर पे देखें, अगर जो डॉक्टर्स पूरी कम्युनिटी स्ट्रेस में रहेगी तो फिर पेशेंट्स का तो अल्लाह ही हाफिज है, तो वो तो फिर आपके डिसीजंस पे अफेक्ट होगा। जैसे अभी डॉक्टर तबेंदा ने कहा कि वो ऑर्डर्स ही कैरी आउट नहीं कर पा रहे जूनियर डॉक्टर्स, तो सिमिलरली बाकी ओवरऑल जो पेशेंट केयर है बड़ा अफेक्ट करेगी और हो रही है बल्कि। और दूसरी बात ये है कि जब आप पेशेंट से बात करें, वो कहते हैं वेल आई हैव पेड टैक्सेस थ्रू आउट माय लाइफ,
व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जिसका आप, सच्ची बात है, मेरे पास तो कभी कोई मैं अच्छा सा आंसर नहीं दे सका। हम तो यही कहते हैं कुछ पेशेंट्स जो अभी ये सवाल रेज करते हैं कि हाँ जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आपकी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और ये कि देखें, जो जूनियर डॉक्टर्स ना सिर्फ यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनका तो एक इशू है ही है कि उन्होंने उस सैलरी में अपने जो है वो सारी वो लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, अपने लोन्स भी पे बैक करने। लेकिन जो ओवरसीज से देखें, अब यहाँ पे यूके में लंदन इज द हाईली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मैंने यहाँ पे देखा, एक दिन मैं अपने वो बेटे के साथ बैठा हिसाब लगा रहा था कि मोर देन 100 कंट्रीज के लोगों से इंटरेक्शन हुआ हमारा आज तक। तो क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से लोग यहाँ पे हैं, बाकी मुल्कों से लोग हैं, तो वो फिर जो ओवरसीज बेचारे जूनियर डॉक्टर्स जो है बड़ी एस्पिरेशंस रखते हैं यहाँ पे आके ट्रेनिंग की और अपनी लाइफ सेटल करने की, वो भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पुट ऑफ होंगे। और यहाँ पे फिर जो वर्क फोर्स है उसमें फिर बहुत बड़ा होल आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर बहुत से डॉक्टर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या कहीं भी उनको अच्छा लगे वो चले गए, तो फिर ये मामला और गंभीर होता जाएगा। और सेकेंडली मुझे लगता यही है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे एट सम पॉइंट। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आएगा कि यहाँ के लोगों को भी अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ रखनी पड़ेगी, और प्राइवेट हेल्थ केयर भी जो है वो उस पे भी तो फिर इतना इजी डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन बन जाएगा ऑपोजिशन पार्टीज के हाथ, और फिर वो तो एक, हाँ, वो तो मेरा ख्याल वो तो उस पर सारी पॉलिटिक्स ही होगी। और प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क ऐसी सर्विसेज का जो पिछले तकरीबन 70-80 साल से जो सर्व कर रही हैं, तो उसके लिए तो बहुत टाइम टेकिंग है, और फिर उसको रूल आउट करना आई थिंक वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सियासी नारे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, कंजर्वेटिव्स तो ब्लेम हुए हैं, उन्होंने यही, बहुत से लोगों ने ये बात की है कि भाई ये तो लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जो है ना इनकी पॉलिसीज जो है वो उस तरफ जा रही हैं। लेकिन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन ये तो अभी हमें नहीं आइडिया कुछ भी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एनएचएस कैसी भी है, जो भी है, अंडर स्ट्रेस है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब जो है ना वो हालात, मुझे भी यहाँ काम करते हुए 25 इयर्स तो हो गए हैं, और उसमें तो ये डिटीरियोरेशन की तरफ ही गया है मामला। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आएंगे। तो जो पेशेंट साइड के प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। अभी यहाँ बात हुई डॉक्टर इदरीस साहब के, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं जूनियर डॉक्टर्स वो दूसरे ममालिक से हैं, कॉमनवेल्थ से हैं। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान से डॉक्टर गया है इस वक्त वहाँ वो काम कर रहा है और वो फेस कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर है, बंदा बरतानिया चला गया है, पीछे पैसे भेजेगा, पाउंड आएंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज़ तो वो बंदा फिर किसी कंसिडरेशन में नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं एनएचएस के साथ? जी, पाकिस्तानी डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर जो दूसरे ममालिक से आके वो यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्टिव से आते हैं। एक ये कि जॉब और पे बेटर होगी पाकिस्तान के कंपैरिजन से, दूसरा ये कि वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, और तीसरा यहाँ पे वो नेशनैलिटी के लिए या फिर जो जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो दे विल टेक देयर एक्सपर्टीज एंड ऑल देयर जो सर्टिफिकेशन है, और उसके साथ उनको बैक होम बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज वो दे कैन फोरसी इट। लेकिन आप चूंकि इमिग्रेशन का बहुत बड़ा इस वक्त चेंज आया है, उसमें हाईली स्किल्ड वर्कर होने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वीज़ा फ़ी बहुत बढ़ा दी गई है, फिर उसके साथ उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर उनकी फैमिली ज्वाइन करती है तो उसके एक्सपेंसेस हैं, और वीज़ा के एक्सपेंसेस व्हेन आई सेड। और जब वो यहाँ पे उनको ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी लिविंग कॉस्ट जो है वो हर बंदे को पता है कि कितनी हाई हो चुकी है। तो इसलिए अब वो चार्म शायद नहीं है एनएचएस में एज ए जूनियर डॉक्टर जो पहले हम समझते थे कि हुआ करता था। और अब गवर्नमेंट आई डोंट नो कि
क्यों इस तरह के जो डिलेज हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है, 1 साल से ज़्यादा तो ये स्ट्राइक्स चल रही हैं। और नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनमें गवर्नमेंट्स वो इंसेंटिवाइज करती हैं कि सिस्टम को रन करने के लिए फॉरेन डॉक्टर्स को आप इनिशिएटिव्स देते हैं, आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ताकि आपकी जो स्किल्ड वर्कर फोर्स है वो मेंटेन रह सके। हमारे नेबर में आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उसका अगर पे कंपैरिजन हम करें तो उनका मच बेटर है यूके के हिसाब से, और कंसल्टेंट पे अभी उन्हें जो ऑफर की गई थी वो मच हायर है जो यहाँ पे हमें पे की जाती है NHS की तरफ से। इसी तरह जूनियर डॉक्टर्स का भी वही सूरत हाल है। और आयरलैंड में उन्होंने एक अच्छी जो बात की हुई है वो ये है कि अगर आप अपनी सेहत पे खर्च करते हैं तो आपको वो टैक्स फ्री मनी के तौर पे इंसेंटिव मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको NHS या उनकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने आपको ट्रीट नहीं कर पाई, लिहाजा आपने जाके प्राइवेट इलाज करवा लिया है किसी आयरिश प्राइवेट सेक्टर में या आउटसाइड द कंट्री, तो आपको फिर रीअम्बर्स किया जाता है कि जी ठीक है आपने 10,000 स्पेंड किए हैं तो आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको वो टैक्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो यूके में कहीं भी नहीं है। आप एक तरफ हायर टैक्स पे करते हैं, दूसरी तरफ जब आपको हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप NHS के क्यू में years एंड years वेट करते हैं। और अगर कोई ये थोड़ा सा अफोर्डिंग है, वो कहता है अच्छा मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो वो जाके प्राइवेट करवाता है, तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लेती है देने की बजाय कि चलें जी आप हमें सर्विसेज देते रहे जब आप हेल्दी थे, तो अब आपको हम उन सर्विसेज के लिए जो आपने टैक्स पे किया था आपकी हेल्थ पे स्पेंड हो गया, आपने प्राइवेटली करे, लिहाजा हम उसको कंपेंसेट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई भी सिलसिला जो है यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से जूनियर डॉक्टर्स की जहाँ पे ट्रेनिंग का इफेक्ट होना जाहिर है, जब उनको ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर मिलेगी तो उनके लिए ये इंसेंटिव के कुछ सालों के बाद वो एक अच्छी ट्रेनिंग से निकल के बेटर सर्विसेज दे सकेंगे, ये भी बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब बेसिक पॉइंट यही है कि अगर गवर्नमेंट इसको संजीदा लेती तो ये बार बार हड़तालों की नौबत तो ना आती। डॉक्टर ताबिंदा, बहुत तवील बैकलॉग है, बहुत से जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं वो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जो एतमाद था ऑब्वियसली वो तो कहीं ना कहीं जाके शटर्ड हो रहा है NHS पे, लेकिन एक आदत जो दिहाइयों से पड़ी है लोगों को, बरतानिया में रहने वालों को, अब वैसी फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो उसके नफ्सियाती असरात क्या हैं? अब नफ्सियाती असरात उसके यही है, डिप्रेशन लोगों को बहुत हो रहा है कि उनकी जब फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो उन्होंने अपना ख्याल भी क्या रखना है और अपने घर वालों का ख्याल भी नहीं रख सकते। वो एक ये जो ब्रिटिश नेशन है इटसेल्फ, इसमें बहुत रेजिलियंस है, यानी कि ये बहुत बर्दाश्त करने की कुव्वत इनमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्योंकि सिस्टम्स में बिलीव करते हैं, ये समझते हैं कि ये सिस्टम जो है इसको कायम रखना गवर्नमेंट का काम है और सिस्टम को रन करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। तो इस पे जिस तरह पाकिस्तान में बहस छिड़ जाती है, उस लेवल की बहस तो नहीं छिड़ती, लेकिन जाहिर सी बात है बात ज़रूर होती है। और जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स के लिए उनको लेकर आना होता है, कैंसिलेशन शुरू हो जाती हैं। किसी के बहुत अगर एक रेयर प्रोसीजर है जिसको उन्होंने सेटल किया कहीं और जगह से, किसी ने आकर काम करना है, उसका प्रोसीजर करना है, वो कैंसिल हो गया, वो फिर महीनों पर चला जाता है, सालों पर चला जाता है, कई 1.5 साल से वेट कर रहे होते हैं किसी प्रोसीजर का, और वो उतनी देर में। तो जाहिर सी बात है एक बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट होती है जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नतीजे में ये होगा कि मरीज़ अपनी मेडिसिन नहीं खाएंगे, सेल्फ केयर नहीं करते। तो जो पुरानी बीमारियां, दायमी बीमारियां जिस तरह ज़ियाबीतस है या ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, उनको तो दवा खाने की ज़रूरत है, और वो दवाइयाँ अगर छोड़ देंगे तो फिर वो मज़ीद बीमार होके तो फिर दोबारा वो हॉस्पिटल के सेटअप में वापस आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल है कि वो अपने आप को पोटेंशिएट करता रहता है, बार बार वो मरीज़ जो है ना ख्याल कर पाएगा अपना, और वो फिर ये है कि डॉक्टर्स की अटेंडेंस होगी, हॉस्पिटल में अटेंडेंस होगी और सीरियस बीमारी के साथ आएगा। तो इसके ये इंटरलिंक्ड हैं। और फिर दूसरी बात ये भी हुई कि गवर्नमेंट ने जो है वो
इसमें जो दिमाग के मामले थे या नफ्सियाती मामले थे, इसमें से फंडिंग बहुत विड्रॉ कर ली। तो इसमें से अब ये था कि बहुत सी सर्विसेज जो पहले प्राइमरी केयर में मिल रही थी मरीजों को, यानी कि जो उनको नफ्सियाती सपोर्ट मिलती थी प्राइमरी केयर में, उसमें से फंडिंग विड्रॉ हो गई है। होगी जैसे कुछ बीमारियां हैं जो कि नफ्सियाती हैं, प्योरली नफ्सियाती, जैसे एनोरेक्सिया, जिसमें खाना पीना छोड़ देते हैं लोग, मरीज खाना पीना छोड़ देता है, तो उसके लिए 16 और 18 के दरमियान फंडिंग ही नहीं है, सर्विसेज ही नहीं है। तो कितनी सर्विसेज हैं जो कि सपोर्ट मांगती थी, नफ्सियाती सपोर्ट चाहिए थी उनको, और वो सपोर्ट मौजूद ही नहीं है। अब तो ये एक बहुत हम सब के लिए बहुत एक ये डिप्रेसिंग माहौल है कि पेशेंट सेल्फ केयर नहीं कर पाता, और वो दोबारा जो है आता है आपके पास हेल्प के लिए, और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, और फिर वो दोबारा अपने आप को निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है। और ये तो है, लेकिन मैं कुछ नुक्ता उठाना चाहती थी इससे, जो कि डॉक्टर्स बाहर से जाते हैं पाकिस्तान से, उनका एक ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। डॉक्टर्स, लोकली एम्प्लॉयड डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वो हर ट्रस्ट अपने हिसाब से फिक्स कर देता है। किसी डॉक्टर की अगर 50,000 सालाना तनख्वाह फिक्स हुई है, तो उसी तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एक और ट्रस्ट उसकी 35,000 भी फिक्स कर सकता है तनख्वाह। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग बाहर से डॉक्टर्स जा रहे हैं गैप्स को फिल करने के लिए, उनको भी प्रॉपर सैलरीज या प्रॉपर उनको रिकग्निशन नहीं दे रहा है। ट्रेनिंग तो उसके बाद शुरू होगी, लेकिन उनको रिकग्निशन भी नहीं मिल रही है। तो एक जो कि NHS में हमने ट्रेनिंग की थी, ये एक बड़ा एक्सीलेंट इदारा है। इसके अंदर जैसी ट्रेनिंग है वैसी दुनिया में कहीं होगी, किसी एक जगह पे होगी या 2 जगह पे होगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी ट्रेनिंग, और केयर भी पेशेंट का बहुत ज़बरदस्त है, टीम वर्क है, बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क है। तो हम तो चाहते हैं कि वही चीज़ें जो है वो रिन्यू हो और उसी एक्सीलेंस के लेवल के ऊपर काम हो, लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं इस सारी सूरत हाल से, इंक्लूडिंग मरीज जिनके लिए कि हम काम करते हैं, जो कि हमारा जॉब है। सही है। डॉक्टर नबील, अब करना क्या होगा आपकी नज़र में? इस मसले का हल क्या है? नेगोशिएशंस, और वो भी बड़ी इफेक्टिव किस्म की। आई थिंक जो BMA है, इनको अब थोड़ा सा बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, और उनको गवर्नमेंट के साथ उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि एक कोई अच्छा स्ट्रक्चर दें जिसमें सब मतलब पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स मुतमईन हो सकें। और ये पता नहीं, इसमें देखें फाइनेंशियल होल्स बहुत बड़े हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेस है, और पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये देखने में तो लगता है कि बहुत आसान होना चाहिए ये मामले का हल, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से ये सेटल हो सकेगा। और बुरी तरह से जो हमारी सर्विसेज है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इतनी है पेशेंट्स को भी, और उनको ख्याल करने वाले डॉक्टर्स को भी, और साइकाइट्रिक सर्विसेज भी बुरी तरह इफेक्ट हुई हैं। और अब जो सुइसाइडल, अगर आप सुइसाइड का कोई डेटा निकालें तो डेफिनेटली उसमें भी इंक्रीज ही हुआ होगा, वो कम तो नहीं हुआ होगा। और ये तो बहुत, मतलब ये मामला इट सीम्स सो सिंपल बट एक्चुअली इट्स नॉट। तो अब देखते हैं क्या होता है। जी, डॉक्टर इदरीस, आपकी तरफ से क्या सबमिशन है? हुकूमत को क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? जी, हुकूमत काफ़ी तरीक़ों से फैसिलिटेट कर सकती है, और उसमें सिर्फ यही नहीं कि जो पे राइज़ है उस पर हुकूमत को फोकस करना है, बल्कि उनको जो डॉक्टर्स की वेलफेयर है दूसरे एरियाज़ में, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्पैथी, तो वो जब तक हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने स्टाफ में, अपने जूनियर डॉक्टर्स में, हमारा पेशेंट केयर जो है वो लेवल हम नहीं अचीव कर सकते जो हम चाहते हैं। प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब, डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, डॉक्टर नबील साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।